Student, welcome back to this channel. Thanks for clicking Gyan Sagar Study Point. Today I am here with some new important question of psychology. Let's start. First question is, which are the concept mainly used by Sternberg in his theory of intelligence? ये कोडिंग का क्वेश्चन है. कोड्स नीचे जो कोड दिए गए हैं 1 2 3 2 3 4, कोई 3 इसके जो हमारे आंसर में आएंगे. तो यहाँ देख लेते हैं. तो स्टर्नबर्ग ने जो बात कही है, स्टर्नबर्ग ने अपने थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में मेटा कंपोनेंट की बात करी है, परफॉर्मेंस कंपोनेंट की बात करी है और सिलेक्टिव एनकोडिंग की बात करी है. तो फैक्टर एनालिसिस इसमें नहीं आएगा. तो हमारा जो आंसर है 1 2 और 4, ये 3 जो कोड हैं हमारे आंसर में आएंगे. तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा C 1 2 4, सी आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लिसिट एंड डिक्लेरेटिव मेमोरी कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरीज. एक्सप्लिसिट जो डिक्लेरेटिव मेमोरीज होती हैं वो किस तरह की मेमोरीज उसमें आती हैं. एक्सप्लिसिट मेमोरी जो होती हैं हमारी पास्ट एक्सपीरियंस के वाली मेमोरीज होती हैं जो हमें एक्सपीरियंस हो जाते हैं लाइफ के. तो इसमें प्रोसीजरल मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज. दिस इज आल्सो एक पर्सन रिलेटेड विद कोडिंग. कोड है इसमें भी, कोई जो इसमें से रिलेटेड टर्म है उनको हमने निकालना है. तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो एपिसोडिक मेमोरी है वो भी हमारी प्रोसीजरल जो हमारी एपिसोडिक मेमोरी में आती है, इसमें सिमेंटिक मेमोरी भी आती है और ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी आती है. ये जो तीनों ही 2 3 और 4 जो है वो हमारे आंसर आ जाएंगे. 2 3 और 4 हमारा आंसर है. तो ये भी मैं कोड में आपको दिखा देता हूँ. तो प्रोसीजरल मेमोरी की बात करते हैं. प्रोसीजरल मेमोरी जो हमारी है इम्प्लिसिट मेमोरी का पार्ट है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है. तो इसको ये अलग है इसमें से. और जो हमारी एक्सप्लिसिट मेमोरी है उसमें ये तीनों ही आती हैं. तो हमारा आंसर है 2 3 और 4, सी आंसर आ जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, there is a gradual acceleration of response just before the provision of or enforcement in a fixed interval schedule. This acceleration is referred to as. कि ग्रेजुअल एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जब कोई रिस्पॉन्स हम सब्जेक्ट से करवाना चाहते हैं तो उसमें धीरे धीरे, अगर हमने अभी फिक्स इंटरवल शेड्यूल जारी ही नहीं किया है, अभी हम उसको शुरू करना चाहते हैं परंतु जो रिस्पॉन्स है वो पहले ही बढ़ना शुरू हो गया है. तो ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे बढ़ना. तो रिस्पॉन्स पहले ही बढ़ना शुरू हो गया. अभी हमने फिक्स इंटरवल, कोई फिक्स इंटरवल का मतलब है कि कोई टाइम फिक्स नहीं किया कि हर 1 मिनट के बाद उसको इन्फोर्समेंट मिलेगा, हर 2 मिनट बाद मिलेगा या हर 3 मिनट बाद मिलेगा. वो अभी हमने फिक्स नहीं किया परंतु रिस्पॉन्स पहले ही ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो गया. जहाँ पर जिस तरफ हम बढ़ा लेके जाना चाहते हैं उस तरफ जा रहा है. तो ये होगा हमारा फिक्स्ड इंटरवल स्केल्प. तो इसमें आएगा फिक्स इंटरवल स्केल्प, जो हमारा डी आंसर हो जाएगा. तो ये क्योंकि वो पहले ही उस तरफ बढ़ने लग गया. अभी हमने जो शेड्यूल था इन्फोर्समेंट का वो अभी जारी भी नहीं किया, शुरू भी नहीं किया था. अभी हम ट्रायलें लेके देख रहे थे तो वो उन ट्रायलों में ही उस तरफ बढ़ना शुरू हो गया है. इसलिए वो उसको फिक्स इंटरवल शेड्यूल से पहले ही जो एक्सेलरेशन है वो होने शुरू होगी हमारे रिस्पॉन्स में, या जो सब्जेक्ट को हम सिखाना चाहते हैं उसके रिस्पॉन्स में. तो इन फिक्स इंटरवल स्केलप इसका आंसर होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द असेसमेंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अप्रोप्रिएट टूल्स है हमारा. तो इसमें देख लेते हैं. तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए जो है हमारा आंसर होगा इसमें पर्सनल ओरिएंटेशन इन्वेंटरी, POI जो है, POI पर्सनल ओरिएंटेशन इन्वेंटरी जो है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के असेसमेंट के लिए अप्रोप्रिएट टूल है. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा B. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when the individual attribute failure to the belief that everyone would fail in solving the problem and that the failure result from external cause, the state is described as. कि जब कोई व्यक्ति अपने फेल होने का कारण उस विश्वासों को कि सभी लोग फेल हो जाते हैं इस तरह की समस्याओं पर, तो मान लो कोई ऐसी समस्या है कि इस तरह की समस्याओं को हल करते हुए सभी फेल हो जाते हैं, मैं फेल हो गया तो क्या फ़र्क पड़ गया. तो उस तरह की जो समस्या उनको ये उसका विश्वासों पर अपने एट्रीब्यूट कर देता है, अपने
नाकामयाबी को, मतलब कि एक ये रिजल्ट फ्रॉम एक्सटर्नल कोज। एक्सटर्नल कोज होते हैं कि मान लो जैसे आप कोई व्यक्ति क्वेश्चन एग्ज़ाम में फेल हो गया, वो कहेगी मैं तो पढ़ के गया था, क्वेश्चन पेपर ही मुश्किल आया था। तो वो क्वेश्चन पेपर का ही दोष निकाल दे, खुद का ना निकाले कि मेरी कमी में से मैं फेल हुआ हूँ, तो वो होगा हमारा एक्सटर्नल कोज। इंटरनल कोज ना लेके हम एक्सटर्नल कोज दे देते हैं कि टीचर ने ऐसा पेपर बनाया था या ऐसा सब कुछ हुआ है। तो वो जब हम दूसरे को एट्रीब्यूट कर देते हैं, अपने दोषों को, अपनी कमियों को दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वो एक्सटर्नल कोज होते हैं हमारे फेल्योर होने के। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा पर्सनल हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, लर्नड ऑप्टिमिज्म, यूनिवर्सल हेल्पलेसनेस। तो पर्सनल हेल्पलेसनेस तो इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि पर्सनल हेल्पलेसनेस जो है वो जब व्यक्ति खुद को ही माने कि हाँ मेरी कमी की वजह से मैं ये नहीं कर पाया, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया या एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया, तो वो सेल्फ जब वो इंटरनल कॉज मानता है तो वो पर्सनल हेल्पलेसन मानेगा। तो पर्सनल तो इसमें दिखाई नहीं रहा, उन्होंने सीधा लिख रखा है एक्सटर्नल कॉज। तो एक्सटर्नल होपलेसनेस इससे रिलेटेड नहीं है, ऑप्टिमिज्म की तो बात ही नहीं कर रहा वो, ठीक है। तो नेक्स्ट आंसर हमारा यूनिवर्सल हेल्पलेसनेस। वो कहता है कि जब सभी इस तरह की समस्या पे फेल हो जाते हैं तो मैं भी हो गया, तो क्या फ़र्क है। तो वो यूनिवर्सल की बात है, सभी यूनिवर्सल में आता है, सभी सार्वभौमिक हेल्पलेसनेस। तो वो इसका हम आंसर हो जाएगा डी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ प्रेगनाज और लॉ ऑफ गुड फिगर रेफर टू। तो लॉ ऑफ प्रेगनाज और गुड फिगर ये परसेप्शन से रिलेटेड हैं, टर्म्स हैं। टेंडेंसी टू रीड एन एम्बिग्यूस स्टिमुलस इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सपेक्टेशन, कि एम्बिग्यूस स्टिमुलस जो होता है अस्पष्ट स्टिमुलस में से एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम उसको रीड कर पाते हैं। जब व्यूइंग अंडर सब ऑप्टिमल कंडीशन सच एज एन ऑब्जेक्ट इज शेडेड और ओवरलैप्ड, कोई शेडेड या ओवरलैप सब्जेक्ट है, जैसे एक के पीछे दूसरा छिपा हुआ है, तो उसको व्यू कर लेना। टेंडेंसी टू परसीव द सिंपल एंड मोस्ट स्टेबल फिगर एट ऑल पॉसिबल परसेप्चुअल अल्टरनेटिव। तो ये इसका हमारे का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, कि टेंडेंसी टू परसीव सिंपल, सबसे सिंपल और स्टेबल फिगर को परसेप्शन कर लेना जो अल्टरनेटिव में से, दिए हुए अल्टरनेटिव में से, तो वो हमारा लॉ ऑफ गुड फिगर कहलाता है। कि गुड फिगर जो है सिंपल फॉर्म है, गुड फिगर हो तो उसको हम लॉ ऑफ प्रेगनास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, दिस इज टाइप ऑफ इस क्वेश्चन को हम थोड़ा आपको देखे, लिस्ट 1 और 2 अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे हमने करना है उसको, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड्स लिखा हुआ है, उसके सामने जो इसके निकलने वाले सिक्रेशन लिखे हुए हैं, तो हमें 1 या 2 का पता है, 2 का 3 का पता है, जितने का भी पता है तो हम उसके सामने उसका आंसर लिख दो। मान लो हमें पता है कि जैसे थायराइड ग्लैंड लिखा हुआ है नीचे, थायराइड से थायरैक्सिन निकलता है, इसके पीछे लिख दो 3। अब एड्रिनल या गोनाड का तो आप लोगों को पता है, या पिट्यूटरी का पता है। मान लो गोनाड का पता है, गोनाड से जो सेक्स हार्मोन से रिलेटेड होती है ये गोनाड्स जो ग्लैंड्स है, तो उसमें से एस्ट्रोजन निकलता है, इसके पीछे 1 लिख दो। एस्ट्रोजन हार्मोन जो निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है कोर्टिकोस्टेरोन, तो ये हमारा 4 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। और पीछे बचा पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसमें प्रोक्लेंटिन निकलता है, तो ये हमारा 2 नंबर यहाँ जाएगा। इस तरह से हम जो हमें पता है पहले उनके निशान लगा लो, जो नहीं पता उनका तो फिर गैस करके ही हमें लगाना होता है। या तो उसके लिए एकदम से अगर क्वेश्चन तभी अटैम्प्ट ना करो, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो सकता है आगे किसी क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। ऐसा हो भी जाता है कई बार, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर मान लो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रोक्लेंटिन जो दिया हुआ है, ये आगे किसी क्वेश्चन के अंदर आ जाए, तो इससे ये हार्मोन निकलता है, तो आगे कुछ और दिया हो तो फिर वहाँ पर से हमारी मदद मिल सकती है। तो उस क्वेश्चन को अगर आपको लगता है कि आप 80% कर रहे हो, 20% रह गया, तो उसको एक बार छोड़ के दोबारा उस पर दोबारा विजिट करो, आपके होने की संभावना मैक्सिमम हो जाती है। तो 2 1 4 3 ये हमारा पैटर्न बनेगा। 2 1 4 3 का कोड को देख लेते हैं, 2 1 4 3, तो बी आंसर है हमारा इसका, तो बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोडिंग से रिलेटेड है, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू कोडिंग क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेथोडोलॉजी इन ऑर्डर इन विच दे गॉट नॉन। तो जो ये हमारे ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी हैं वो किस ऑर्डर में हमें मिली हैं,
उनमें हमें लगाना है। जैसे कि सबसे पहले कौन सी थेरेपी थी, सबसे पहले साइकोएनालिटिकल थेरेपी आई 2 नंबर 2, उसके बाद है क्लाइंट सेंटर थेरेपी 1, उसके बाद 4 इन्फोर्समेंट कंटिजेंसी की बात हुई, रेसिप्रोकल इनहिबिशन टेक्निक्स जो है वो बाद में आई। तो जो ये टेक्निक्स हैं 2 1 4 3, तो ये कोड में हम भी है यही देख लेते हैं 2 1 4 3। 2 1 4 3 कौन सा है, तो सी आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा सी। तो ये इसको मैचिंग में आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज credited with the developing logotherapy? This is a direct question. This is also a direct question. Who among the following is credited with developing logotherapy? The answer will be विक्टर फ्रैंकल जो है, उन्होंने ही लोगोथेरेपी को किसने डेवलप किया था। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सी आंसर देख रहे हो अब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट ऑफ द रोशा इंक ब्लड टेस्ट कार्ड। रोशा इंक ब्लड कार्ड में जो है 5 क्रोमेटिक 5 एक्रोमेटिक 2 acromatic and 8 acromatic, 3 chromatic and 7 achromatic, 3 chromatic 5 achromatic and 2 unstructured। तो जो रोशा इंक ब्लड टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें जो आंसर है हमारा वो आंसर ए हो जाएगा 5 क्रोमेटिक एंड 5 एक्रोमेटिक। अब बात आती है क्रोमेटिक क्या होता है, एक्रोमेटिक क्या होता है। तो रोशा में 10 कार्ड होते हैं, रोशा इंक ब्लड का जो कार्ड है 10 कार्ड होते हैं, उसमें से 5 जो होते हैं वो कलर में होते हैं। क्रोमेटिक से सी पहला अक्षर है तो इसका मतलब कलर, क्रोमेटिक, ठीक है। 5 क्रोमेटिक होते हैं, 5 होते हैं एक्रोमेटिक, इसको मतलब ब्लैक एंड वाइट, एक्रोमेटिक, ठीक है। जो 5 क्रोमेटिक हैं 5 एक्रोमेटिक हैं, जो ब्लैक एंड वाइट या ग्रे मैटर में छपे होते हैं तो इनमें हो सकते हैं, या 5 जो हैं वो कलर में होते हैं। तो 10 कार्ड होते हैं वो 5 क्रोमेटिक और 5 एक्रोमेटिक, इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। तो ये थे हमारे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इस तरह की वीडियोस डालता रहता हूँ। और अपने नियर डियर को ये शेयर करें वीडियो, ताकि कोई दूसरा भी इससे फ्रेंडशिप सर्कल में आप इसको भेजें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। हैव ए ग्रेट डे।